वेलकम टू वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट। सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। टॉपिक चल रहा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, टॉपिक चल रहा था रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक चल रहा था। और हम लोगों ने पिछली क्लास में मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की चर्चा करेंगे, मासिक चक्र की आज हम लोग चर्चा करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और सबसे पहले ये समझेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होती है। एक ईस्ट्रस साइकिल होती है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है? हम लोगों में, मतलब फीमेल में चलता है, ठीक है ना। देखिए, अच्छा, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक सर्कल बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, ठीक है ना। लिखा है फीमेल प्राइमेट्स की बात। अच्छा, फीमेल प्राइमेट्स जैसे मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्टिव साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब फीमेल प्राइमेट्स, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग्स में जो रिप्रोडक्शन साइकिल होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जाना जाता है। लिखा है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को, मतलब पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होती है, कहने का मतलब है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को मीनार्ची कहते हैं। और जो प्यूबर्टी पर शुरू होती है, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये 13 ईयर की एज में प्रारंभ हो जाती है। याद रखना भैया, ये 13 ईयर की एज में प्रारंभ हो जाती है। और पहली मासिक चक्र, याद रखना, पहली मासिक चक्र को क्या कहते हैं? मीनार्ची कहते हैं। यही पॉइंट आपके सामने। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मीनार्ची। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होती है? फीमेल प्राइमेट्स में, जैसे मंकी हो गया, एप्स हो गया, ठीक है ना, और ह्यूमन बीइंग्स हो गया, ठीक है ना। इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मीनार्ची। पहली मासिक चक्र को क्या कहते हैं? मीनार्ची कहते हैं। और ये मीनार्ची की जो फेज होती है ये 13 ईयर की एज में, ठीक है। और 13 ईयर की एज में जो एवोल्यूशन होता है ये प्रारंभ हो जाता है कितने साल की अवस्था में? ये 13 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ। दूसरी बात लिखा है ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुएशन लगभग 28-29 डे के अंतराल पर रिपीट होती है। भैया जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रिपीट होती है ये हर मंथ में रिपीट होती है, 28वें 29वें दिन रिपीट हो जाती है। इसलिए इसे मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन के बीच की साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मतलब पहली और दूसरी साइकिल के बीच की जो अवस्था होती है, और इस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इस अवस्था को मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जाना जाता है। लिखा है प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य में एक ओवम रिलीज होता है जिसे ओवल्यूशन कहते हैं। याद रखना भैया, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रत्येक मासिक चक्र में एक ओवा रिलीज होता है। याद रखना, ओवा मींस क्या होता है? अंडा रिलीज होता है, और जिसे क्या कहते हैं? ओवल्यूशन के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है? ओवल्यूशन के नाम से। लिखा है प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य में एक ओवम रिलीज होता है, और उस ओवम को क्या कहते हैं भैया? ओवल्यूशन के नाम से जाना जाता है। मतलब पहली मासिक प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल के ओवरी से क्या रिलीज होता है? याद रखना, ओवा रिलीज होता है। मतलब प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के फीमेल की जो ओवरी होती है, और इसी ओवरी से एक अंडा रिलीज होता है, और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे ओवल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाएगा? बोलो, ओवल्यूशन के नाम से जाना जाता है। आगे लिखा है फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल।
कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने सारे फेज होते हैं, लिखा है इसमें मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होता है ये 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। याद रखना भैया, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये कितने दिनों तक ये फेज चलता है, कितने दिनों तक अवस्था चलती है, तो ये अवस्था भैया 3 to 5 डेज, 3 से 5 दिनों तक यह फेज चलती है। ठीक है, लिखा है मेंस्ट्रुअल फ्लो का कारण यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग, उसकी ब्लड वेसल्स को नष्ट होना जिससे लिक्विड बनता है और वाजाइनल ओपनिंग के द्वारा क्या होता है, बाहर निकलता है। यहाँ पे लेयर की बात की गया, मैंने कहा था यूट्रस में 3 लेयर होती, एक लेयर का नाम होता है पेरीमेट्रियम और दूसरी लेयर का नाम होता है मायोमेट्रियम और तीसरी लेयर का नाम क्या होता है, बोलो एंडोमेट्रियम होता है। यूट्रस की 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और क्या होगा, बोलो एंडोमेट्रियम एक लेयर होती है और इसी एंडोमेट्रियम लाइनिंग में उसकी ब्लड वेसल्स को नष्ट होना जिससे एक लिक्विड बनता है और जिससे क्या कहते हैं, वेजाइनल ओपनिंग के द्वारा क्या होता है, बोलो बाहर निकलती। अब रिलीज जो ओवा के फर्टिलाइज ना होने पर मेंस्ट्रुएशन, आप याद रखना, अगर ये ओवा फर्टिलाइज होता है, अगर इसी ओवा से स्पर्म मुलाकात कर ले, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो दोबारा ये साइकिल नहीं आती है। याद रखना, ये दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आती है, जब ये ओवा फर्टिलाइज नहीं होता है और जब ये ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा भैया, तभी दोबारा मेंस्ट्रुएशन आती है और मेंस्ट्रुएशन का ना आना प्रेगनेंसी का संकेत है। सबसे बड़ी याद रखना, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ में नहीं होती है तो पहली कंडीशन क्या होती है कि कोई फीमेल होगी और वो फीमेल क्या होगी, बोलो प्रेग्नेंट होगी। और दूसरी बात क्या हो सकती है, या तो वो महिला की पुअर हेल्थ होगी, हेल्थ पुअर होगी, और या तो कंडीशन स्ट्रेस कंडीशन में कोई फीमेल होगी। ये 3 कंडीशनों में क्या होता है भैया, यही 3 कंडीशन होते हैं जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है भैया नहीं आती। तो लिखा है, वही बात लिखा है कि मेंस्ट्रुएशन का ना आना ये प्रेगनेंसी का संकेत है। यद्यपि मेंस्ट्रुएशन ना आने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस कंडीशन और पुअर हेल्थ है। अगर कोई फीमेल स्ट्रेस में है, अगर कोई फीमेल तनाव में है, अगर कोई फीमेल की हेल्थ पुअर है, महिला कमजोर है, बॉडी में ब्लड हीमोग्लोबिन नहीं है, उस कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर आती है। याद रखना, ये कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन क्या होगी, तो याद रखना स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन का ना आना ये प्रेगनेंसी का संकेत है। और याद रखना रिलीज जो वम फर्टिलाइज ना होना, याद रखना तभी क्या आता है, तभी मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। तो ये 3-4 बातें आपने सीखी हैं भैया, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हम लोग फेजेस पढ़ रहे थे और सबसे अच्छी बात जो हम लोगों ने डिस्कस किया, सबसे बढ़िया बात जो पढ़ा कि रिलीज ओवा, जैसे ओवा ओवरी से रिलीज होता है और रिलीज ओवम के फर्टिलाइज ना होने पर मेंस्ट्रुएशन आता है और मेंस्ट्रुएशन का ना आना ये किसका संकेत होता है, ये प्रेगनेंसी का संकेत होता है। यद्यपि मेंस्ट्रुएशन ना आने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस होगा और दूसरी कंडीशन क्या होगी, याद रखना दूसरी कंडीशन क्या होगी, पुअर हेल्थ होगी। और पुअर हेल्थ का मतलब क्या होगा, बोलो शरीर वीक होगा, शरीर कमजोर होगा। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, पुअर हेल्थ के नाम से जाना जाता है। ये नीला होगा तभी चलेगा ना, ठीक है ना। तो याद रखना ये कंडीशन होती है और इसी कंडीशनों को भैया, इसी कंडीशनों में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती। देखा, इस फेज के दौरान ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल से वृद्धि करके ग्रेफियन फॉलिकल में बदल जाता है। याद रखना, जो प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं और यही प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं ये ग्रेफियन फॉलिकल में बदल जाती हैं और साथ ही साथ यूट्रस में प्रोलिफरेशन के द्वारा एंडोमेट्रियम रीजनरेट हो जाती है। ओवरी तथा यूट्रस में होने वाले परिवर्तन पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन के लेवल में चेंजेस इंड्यूस होते हैं। याद रखना, ये सारी कहानी, ये जो सारे हार्मोन्स का, ठीक है, रेगुलेट करने का काम कौन करता है, वो ग्लैंड्स करेगी और उस ग्लैंड्स का नाम क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है। और याद रखना भैया, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है
और यही पिट्यूटरी ग्लैंड से एक सेला टर्सिका नाम का गड्ढा होता है। और याद रखना बोन की बात करें, ठीक है, तो वो बोन कौन सी होती है, स्फिनाइट बोन होती है। और इसी स्फिनाइट बोन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होती है, सिचुएटेड होती है। और इसका वेट की बात करें, इसका वेट 0.6 ग्राम होता है। किसका वजन, पिट्यूटरी ग्लैंड्स का वजन कितने ग्राम होगा, 0.6 ग्राम होगा। तो ये यूट्रस की आपने पूरी कहानी पढ़ी। इस फेज के दौरान ओवरी जो होती है भैया, ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल से वृद्धि करके ग्रेफियन फॉलिकल्स में बदल जाते हैं। और साथ ही साथ यूट्रस में प्रोलिफरेशन के द्वारा एंड्रोमेट्रियम जो होती है भैया, यही एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की इनर लेयर होती है, और इसी इनर लेयर को एंड्रोमेट्रियम कहते हैं। और इसमें रिजनरेट हो जाती है। और ओवरी तथा यूट्रस में होने वाले परिवर्तन पिट्यूटरी तथा ओवेरियन हार्मोन्स के लेवल में चेंजेस होता है। आगे लिखा है फॉलिकुलर फेज के दौरान गोनेडोट्रोपिन्स एलएच और एफएस सीक्रेट्स धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता जाता है। याद रखना एलएच और एफएस। और एलएच का मतलब क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होगा भैया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा। और एफएसएच का मतलब क्या होगा, याद रखना भैया, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। लेकिन गोनेडोट्रोपिन का सिक्रीशन फॉलिकुलर डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रोविंग फॉलिकल्स द्वारा एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। और याद रखना इसमें कौन सा होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, इसमें कंडीशन क्या होगी, इसमें एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को क्या करता है, बोलो, ये स्टिमुलेट करने का काम करता है। ठीक, तो गोनेडोट्रोपिन का जो सिक्रीशन ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट के साथ साथ ये ग्रोविंग फॉलिकल्स द्वारा एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को क्या करता है, स्टिमुलेट करने का काम करता है। कौन करेगा भैया, तो ये फॉलिकुलर फेज के दौरान की बात करें। इसमें क्या क्या होता है, एलएच और एफएसएच का सिक्रीशन धीरे धीरे क्या होता है, बोलो, एक ग्रेजुअली बढ़ता जाता है। और गोनेडोट्रोपिन का सिक्रीशन फॉलिकुलर डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रोविंग फॉलिकल्स द्वारा एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने का काम करता है। लेकिन एलएच और एफएसएच दोनों ही साइकिल के मध्य में लगभग 14th डे अपने पीक लेवल पर आ जाते हैं। ये दोनों हार्मोन कौन से हार्मोन, बोलो, एलएच हार्मोन, और दूसरा हार्मोन कौन होगा भैया, एफएसएच हार्मोन होगा। ठीक है, एलएच और एफएसएच साइकिल के मध्य लगभग 14th डे अपने पीक लेवल पर आ जाते हैं। जैसे मान लो किसी फीमेल में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 तारीख को मान लो आती है, और इस फेज को क्या कहते हैं, इस फेज को ब्लीडिंग फेज कहते हैं। याद रखना, इस फेज में ब्लीडिंग फेज आती है। और जो अंडा बनता है, जो ओवल्यूटरी फेज होती है, तो ये 14, 15, 16 वाले फेज को क्या कहते हैं, ओवल्यूटरी फेज के नाम से जाना जाता है। किस 14, 15, 16। और याद रखना भैया 28, 29, 30, ठीक, 28, 29, 30। और इस फेज में क्या आता है, इसमें फिर रिपीट होता है। ठीक, तो कंडीशन ये होती है कि 14, 15, 16 में, ठीक, अगर यहाँ पे ओवल्यूशन हुआ, जिस दिन से फीमेल में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होती है, इसके जस्ट 14वें दिन, इसके जस्ट 14वें दिन ओवरी से क्या निकलता है, याद रखना, ओवरी से क्या निकलता है, ओवा निकलता है। क्या निकलता है भैया, याद रखना, इसके जस्ट 14वें दिन ओवरी से क्या निकलता है, ओवा निकलता है। ठीक है ना, तो एलएच और एफएसएच दोनों ही साइकिल के मध्य में 14th डे अपने पीक लेवल पर आ जाते हैं। और एलएच जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ये मिड साइकिल के दौरान एलएच रैपिड सिक्रीशन होता है, और एलएच अपनी मैक्सिमम लेवल पर होता है, जिसे एलएच सर्ज कहा जाता है। याद रखना, इसी 14th डे ये दो हार्मोन्स अपने पीक लेवल पर होंगे। और वो हार्मोन कौन से होंगे, एलएच हार्मोन होगा, और कौन सा हार्मोन होगा, एफएसएच हार्मोन होगा। और एलएच का नाम क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। और एफएसएच का नाम क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। और एफएसएच का मतलब क्या होगा, फॉलिकल। और याद रखना, एफएसएच जो होता है ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, और फीमेल में क्या करेगा, oogenesis करेगा। याद रखना भैया, मेल में क्या करेगी, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनाएगा। और फीमेल में क्या बनाएगा, याद रखना, ओवरी से क्या बनाएगा, ओवरी से ओवा बनाएगा।
ठीक है ना। तो लिखा है ALH जो सर्च मिड साइकिल के दौरान ALH का रैपिड सिक्रीशन होता है और ALH अपने मैक्सिमम लेवल पर होता है जिसे ALH सर्च कहा जाता है। कहने का मतलब है ALH और FSH दोनों ही साइकिल के मध्य में 14th डे अपने पीक लेवल पर आ जाते हैं। याद रखना इनका लेवल पीक पर कब होता है, जब 14वें 15वें और 16वें दिन होगा। ठीक है ना भाई। तो ये आपने कहानी पढ़ी, आज मेंस्ट्रुअल साइकिल की कहानी पढ़ी और मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या होता है, मासिक चक्र की कहानी पढ़ी। ठीक है ना। और इस चक्र की हम लोगों ने पूरी कहानी पढ़ने के बाद ठीक है हम लोग अगर डायग्राम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये देखिए जैसे डायग्राम, ये मेंस्ट्रुअल फेज है। याद रखना 1 2 3 4 5 इन 5 दिनों तक या किसी किसी में 5 से 7 दिनों तक यह साइकिल चलती है और इस फेज को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ग्रोविंग फॉलिकल्स कब बढ़ेंगे 8 से 12 तक, प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। ओवल्यूटरी फेज 13 14 15, इसके बाद सेक्रेटरी फेज होता है। अगर यहाँ ओवा फर्टिलाइज हो गया तो आगे भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी, नहीं तो 28 दिन बाद ये फिर क्या होगा बोलो, ये ओवरी, ये 28 दिन बाद फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट हो जाती है। तो याद रखना मेंस्ट्रुएशन फेज 1 to 7, प्रोलिफरेटिव फेज भैया 8 से 12 और ओवल्यूटरी फेज जो होती है, जो ओवल्यूशन ओवा निकलने के चांसेस होते हैं और इस फेज को क्या कहते हैं 13 14 15, इन 3 दिनों तक क्या निकलते हैं, ओवा निकलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर किसी फीमेल में मान लो 13 तारीख को ओवा निकल रहा है और 14 को अगर शुक्राणु पहुंच गया तो याद रखना भैया फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। किसके चांसेस, फर्टिलाइजेशन। यदि किसी फीमेल में, याद रखना क्योंकि मैंने एक बात आपको बताई थी कि अंडे का जीवन काल कितने दिन होता है, अंडे का जीवन काल, ओवम का जीवन काल मात्र 24 घंटे होता है और शुक्राणु के जीवन काल की बात करें, लेकिन स्पर्म के जीवन काल की बात करें तो याद रखना भैया स्पर्म का, शुक्राणु का जीवन काल 24 से 72 घंटे तक होता है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, अगर शुक्राणु के जीवन काल की बात करें तो शुक्राणु का जीवन काल कितने घंटे होता है, 24 से 72 घंटे होता है। अंडे का जीवन काल मात्र 24 घंटे तक अंडे का जीवन काल होता है। ये ज्यादा अंडा किसी का वेट नहीं करता है। तो 1 से 5 तक के फेज को मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं, 8 से 12 तक के फेज को प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, 13 14 15 ओवल्यूटरी फेज होती है। और ये बात अगर यहाँ पे मान लो शुक्राणु जहाँ ग्रीन है, अगर यहाँ पर मुलाकात हो रही है, शुक्राणु पहुंच रहा है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। याद रखना भाई। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। और याद रखना इसी 14 15 16 में जो पीक लेवल पर हार्मोन होगा और वो हार्मोन कौन होगा, ALH होगा और दूसरा हार्मोन क्या होगा, FSH। पीक लेवल पर हार्मोन कौन होगा, ALH होगा और FSH होगा। ALH का नाम क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा और FSH का नाम क्या होगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ALH क्या करेगा, जैसे वो फर्टिलाइज हो जाता है तो ALH हार्मोन क्या करेगा, ये यूट्रस को प्रिपेयर करने में लग जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद यूट्रस तैयारी करने लगता है कि अब 9 महीने कैसे, 9 महीने की पूरी प्लान यूट्रस करता है। यूट्रस पहले प्रिपेयर होने की तैयारी करने लगता है और इसी में क्या होता है भैया, आराम से बेबी का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये फेज, ये जो साइकिल आपने पढ़ी है बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। ठीक है ना। तो 1 to 7 डेज को मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, 8 से लेके 12 तक प्रोलिफरेटिव फेज होता है, 14 13 14 15 16 तक 15 तक 3 दिनों तक ओवल्यूटरी फेज होता है। इन 3 दिनों तक ओवा निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके बाद ये कार्पस लूटियम 1 सेल 2 सेल 3 सेल ये सेल बनी, इस तरह से डेवलपमेंट होता है। कार्पस लूटियम की लेयर है भैया। ठीक है, ये ओवरी है और इसी ओवरी से क्या निकलता है, अंडा निकलता है। और ओवा के बनने क्या कहते हैं भैया, तो याद रखना ओवा के बनने को ऊजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। याद रखना ओवा के बनने क्या कहते हैं, ऊजेनेसिस। और देखे ना स्पर्म के बनने क्या कहते हैं, बोलो स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ आई होगी। देख लीजिए, कोई समस्या हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं।
ठीक है ना। तो देखा फीमेल प्राइमेट से मंकी एप एंड ह्यूमन भी रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल को मीनार्ची कहते हैं। अगर लास्ट मेंस्ट्रुअल पूछ दिया जाए भैया तो याद रखना लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं, मीनोपॉज के नाम से जाना जाता है। याद रखना अंतिम मासिक चक्र, ठीक है, अंतिम मासिक चक्र का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल और इसी मासिक चक्र को क्या कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, मीनार्ची बोलते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल को मेंस्ट्रुअल जो प्यूबर्टी से शुरू होती है और प्यूबर्टी कितने साल में आती है, 13 साल में। लेकिन ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुएशन लगभग 28 से 29 दिनों के अंतराल में रिपीट होती है। इस फीमेल मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन के बीच के साइक्लिक इवेंट्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं और प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य में एक ओवम रिलीज किया जाता है और जिसे क्या कहते हैं, और इसे ओवम को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन के नाम से जाना जाता है। दूसरा लिखा है मेंस्ट्रुअल फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो 3 से 5 दिनों तक, याद रखना भैया 3 से 5 दिनों तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है और मेंस्ट्रुअल फ्लो का यूट्रस के जो एंडोमेट्रियम होती है, याद रखना भैया यूट्रस में 3 लेयर होती हैं। एक लेयर एंडोमेट्रियम है, एक भैया पेरीमेट्रियम है, पेरीमेट्रियम एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम होता है जो इनर लेयर होती है। ये देखो एलएच और एफएसएच ये पीक लेवल पर होते हैं, एलएच और एफएसएच या ओव्यूलेशन होता है। ठीक 14वें 15वें 16वें दिन ये पीक लेवल पे होता है, ये स्टेडियोल हार्मोन निकलता है, इसके बाद ये प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। ये फेज है फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज। ठीक है ना, ये सारे आपके क्या दिए, फेजेस दिए। ठीक है, ये कहानी आपको उम्मीदें समझ में आई होगी। दूसरी बात रिलीज ओवा के फर्टिलाइज ना होने को मेंस्ट्रुएशन आता है। अगर ओवम बच्चा रिलीज नहीं हुआ तो मासिक चक्र दोबारा प्रारंभ हो जाएगी। याद रखना मेंस्ट्रुएशन का ना आना ये प्रेगनेंसी का संकेत है और यदि मेंस्ट्रुएशन को ना आने के और कारण, मैंने बोला कोई महिला या तो स्ट्रेस होगी या तो उस महिला की क्या होगी भैया, पुअर हेल्थ होगी, शरीर से कमजोर होगी। इस फेज के दौरान ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल से वृद्धि करके ग्रेफियन फॉलिकल्स में बदल जाते हैं और साथ ही साथ यूट्रस में प्रोलिफरेशन के द्वारा एंडोमेट्रियम रीजनरेट हो जाते हैं। ओवरी और यूट्रस में होने वाले परिवर्तन ये पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स के लेवल में चेंज करता है। याद रखना ये सारे हार्मोन्स को मेंटेन कर, रेगुलेट और मेंटेन करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड्स करती है और इस ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं। सेला टर्सिका नाम की गठन में रखी होती है एक बोन जो होती है और उस बोन का नाम होता है स्फेनाइड बोन होता है। फॉलिकुलर फेज के दौरान गोनेडोट्रोपिन एलएच और एफएसएच को सिक्रीशन धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता है और इसी गोनेडोट्रोपिन का सिक्रीशन फॉलिकुलर डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रोइंग फॉलिकल्स द्वारा एस्ट्रोजन और सिक्रीशन को क्या करता है, स्टिमुलेट करने का काम करता है। ठीक है ना भैया। तो उम्मीद है कि ये कहानी आपको समझ आई होगी, उम्मीद है कि ये बात आपको पता चली होगी। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गया। एक क्लास का आपका बचा है। ठीक है, इसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे और प्रेगनेंसी और एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास में आपका ये फिनिश कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि सभी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया।